हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम आज चैप्टर 26 करेंगे। ठीक है, अध्याय 26। ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान आपका सब्जेक्ट है हिंदी का। इग्नू बीए का ये आपका कोर्स है। ये कोड इसका है PHDE 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इस कोड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों कोड ये सेम है। चाहे आपके स्टडी मटेरियल पे BHDE 106 लिखा हुआ हो, चाहे EHD 06 लिखा हुआ हो। ठीक है, ये दोनों सेम कोड है, तो इनमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें भी इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो और इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। ये आपका चैप्टर है राजभाषा अधिनियम और आदेश। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर आज हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 ठीक है का मूल रूप स्पष्ट करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपसे राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी किए गए प्रावधानों के अनुसार 26 जनवरी 1965 के बाद संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि के पश्चात संघ के सरकारी प्रयोजनों में अंग्रेजी का पूर्णतः हटाकर राजभाषा के रूप में केवल हिंदी का ही प्रयोग किया जाना अपेक्षित था। ठीक है, क्या कहा गया उस टाइम, ये इसको आप यहाँ तक ध्यान दीजिए। ठीक है, ये यहाँ तक आप ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी जो भी प्रावधान उस टाइम किए गए थे 26 जनवरी 1965 के बाद। ठीक है, कहा गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद संविधान लागू होने के, जब हमारा संविधान लागू हुआ है, संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि के पश्चात संघ के सरकारी प्रयोजनों में अंग्रेजी को पूर्णतः हटाकर, ठीक है, कहा गया है कि 15 साल बाद क्या होगा कि जो भी सरकारी कामकाज हैं, संघ सरकार के जो भी कार्य हैं उनमें से पूरी तरह से अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा और राजभाषा के रूप में केवल हिंदी को अपनाया जाएगा। ठीक है, राजभाषा के रूप में केवल हिंदी को ही प्रयोग के लिए अपेक्षित उस टाइम कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश गुलाम था, तो ब्रिटिश का शासन था। मैं आपको बहुत टाइम बता चुकी हूँ कई बार। तो उस टाइम जो कामकाज की भाषा थी, जो भी सरकारी कामकाजों की भाषा थी, वो सब इंग्लिश उन्होंने कर रखी थी, अंग्रेजी को कर रखा था। ठीक है, तो एकदम से अंग्रेजी को हटाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने इतना समय दिया है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और राजभाषा के रूप में सिर्फ हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, संघ के कार्यकाज के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति के आदेशानुसार सन 1956 में एक राजभाषा आयोग स्थापित किया गया, जिसने राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित अपनी सिफारिशों समेत विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, एक आयोग का गठन किया गया इसके राष्ट्रपति के आदेशानुसार। ठीक है, राष्ट्रपति के आज्ञानुसार, राष्ट्रपति के आदेश से एक आयोग गठित किया गया 1956 में। ठीक है, जिसने राजभाषा आयोग स्थापित किया गया, जिसने कि राजभाषा हिंदी की प्रगामी प्रयोग से संबंधित अपनी सिफारिशों को इन्होंने पेश किया है, समेत विस्तृत रिपोर्ट इन्होंने एक दी है हिंदी के बारे में प्रस्तुत की। किंतु इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही अहिंदी भाषी प्रदेश, विशेषता दक्षिण भारत में हिंदी के विरोध में तीव्र आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, इन्होंने जैसे ही अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, वैसे ही जो अहिंदी भाषी देश थे, जहां हिंदी का प्रयोग नहीं होता था या कम होता था, जैसे कि दक्षिण भारत, यहाँ पर एक आंदोलन सा शुरू हो गया। सरकार ने राजभाषा के बारे में स्पष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए 1963 के एक अधिनियम पारित किया।
ठीक है। फिर क्या किया कि जो सरकार थी, सरकार ने राजभाषा के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया और उन्होंने 1963 में एक अधिनियम को पारित किया जिसमें कि राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से जाना गया। वो अधिनियम किस नाम से जाना गया? राजभाषा अधिनियम 1963, ठीक है, 1963 अधिनियम के नाम से यह अधिनियम जाना गया। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 का अधिनियम संख्या इसकी 19 थी, ठीक है। और जो राजभाषा अधिनियम 1963 था उसकी अधिनियम संख्या क्या थी? 19 थी। ये 10 जुलाई 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1963, 10 मई 1963। अगर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो इसी को अधिनियम को जो ऊपर आपको दिया गया है हिंदी में, ठीक है, सेम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, एक्ट नंबर 19 ऑफ 1963, 10 मई 1963, ठीक है। ये एक्ट वहाँ पारित हुआ था। उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संघ कार्य के समव्यवहार, केंद्र और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम को राजभाषा अधिनियम 1963 कहते हैं, ठीक है। उस अधिनियम को ही राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाता है, जो कि केंद्र और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजन के लिए प्रयोग लाई जाने वाली जो भी भाषाएं हैं। भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियम हुए, ठीक है। जब भारत हमारा गणराज्य, भारत जो गणराज्य के 14 वर्षों बाद जो भी संसद में नियम हुए वो आपको नीचे दिए गए हैं, जो भी अधिनियम हुए हैं। पहला है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। पहली हेडिंग क्या है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकता है, ठीक है। यह अधिनियम क्या कहा जा सकता है? राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, ठीक है। ये धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन ये प्रावधान किया गया कि अधिनियम के जो शेष उपबंध होंगे उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी, ठीक है। और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भी विभिन्न तारीखें उन्होंने नियत की जा सकती हैं, वहां पर नियत की गई हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है परिभाषाएं, ठीक है। परिभाषा में क्या बताया गया है कि इस अधिनियम में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित ना हो, पहला नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म में आपको बताया गया है कि हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत रहेगा जिसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद के प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना, ठीक है।
थर्ड पॉइंट में इन्होंने आपको बताया है कि संघ और राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद के लिए जो अंग्रेजी भाषा है वो बनी रहेगी, तो उसे हटाया नहीं जाएगा। इसमें पॉइंट है आपका कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही रहेगी। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट आपको थर्ड पॉइंट में जो आप हेडिंग तो ऐसे ही डालेंगे हाईलाइट करके अच्छे से, फिर इसमें का और खा करके पॉइंट डालेंगे। तो का पॉइंट में आपको बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक के इंग्लिश की बात की गई है। इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट बताते हैं कि संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए उनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अंग्रेजी का प्रयोग पहले से होता रहा था, ब्रिटिश के शासन से होता रहा था, इसलिए उसको एकदम से हटाना संभव नहीं था। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि संसद में कार्य के समव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। ठीक है, इंग्लिश का उपयोग संसद में भी लाया जा सकेगा, संघ के कामकाजों में भी लाया जाएगा, और जब भी संविधान हमारा लागू हुआ है उसके 15 वर्षों की काल अवधि तक इसको पूर्णतः यूज में लाया जा सकता है, जैसे पहले यूज होती रही है। ठीक है, परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं बनाया है या नहीं अपनाया है, पत्र आदि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक है, 15 वर्षों के बाद भी अगर इंग्लिश का यूज किया वो कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि 15 वर्षों के बाद भी अगर कोई इंग्लिश का प्रयोग करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, जहां किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और उसी अन्य राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच के प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग में लाया जाना है, वह हिंदी में ऐसे पत्र आदि के साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी भेजा जा सकेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी 2 स्टेट हैं, कोई ऐसे 2 राज्य हैं जहां एक जगह इंग्लिश यूज हो रही है और एक जगह हिंदी यूज हो रही है, तो ऐसी जगह हम किसका यूज करेंगे? अनुवाद का यूज होगा। ठीक है, इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पत्र व्यवहार के लिए हम उसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य से जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्र आदि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्र आदि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये बाध्य नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि अगर आप अंग्रेजी को ही यूज करते हैं, अंग्रेजी को ही अगर आपने अपनी राजभाषा बना रखा है, तो ऐसा आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप हिंदी को ही अपनाएं या हिंदी का ही प्रयोग करें। ठीक है, लेकिन अगर 2 स्टेट ऐसे हैं जो एक हिंदी का यूज कर रहे हैं और दूसरा इंग्लिश का, तो वहां का सोल्यूशन क्या है? वहां का सोल्यूशन निकाला है कि अनुवाद। ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद का प्रयोग ऐसे स्टेट में किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी अगर राज्य है या संघ के बीच ऐसी कोई बात होती है तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां पत्र आदि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? ऐसी जगह जहां हिंदी या अंग्रेजी भाषा है तो वहां पर केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच केंद्र सरकार के एक मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में से किसी नियम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम
या कंपनी या कार्यालय के बीच प्रयोग में लाई जाती है वह उस तारीख तक जब तक कि पूर्वोक्त संबंधी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारी वृत्त हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्र आदि का अनुवाद अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कंपनी या ऐसा कोई भी कार्यालय या गवर्नमेंट हो या कोई भी विभाग हो जहां पर ऐसी कोई समस्या है, तो तब तक जब तक कि वो हिंदी का या अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वहां पर अनुवाद में चीजें पहुंचाई जाएंगी। पत्र आदि का अनुवाद होगा इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट है उपधारा 1 के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदी या अंग्रेजी भाषा दोनों ही, अब दोनों का प्रयोग, वहां तो अभी एक का यूज हो रहा था हिंदी या अंग्रेजी की, यहाँ दोनों की बात की गई है। संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों या अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञापनों के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम, कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं, संसद के किसी सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज पत्रों के लिए केंद्र सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम, कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा पत्र, सूचनाओं या निविदा प्रारूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक है, यहाँ आप हिंदी अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपधारा 1 या उपधारा 2 या उपधारा 3, ठीक है, यहाँ तो अभी तक तो हमने उपधारा 1 के बारे में पढ़ा है। अब उपधारा 1, 2 और 3 की बात की जा रही है कि उपधाराओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्र सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कारण है प्रयोग में लाया जाना और ऐसे नियम बनाने की राजकीय कार्य की शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जनसाधारण के हितों का समय ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टता या सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं जो तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रवीण हैं, वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उनका कोई अहित नहीं होता है। ठीक है, ये जो धाराएं 1, 2 और 3 है, इसमें कहा गया है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदी या अंग्रेजी या दोनों भाषाओं में दक्ष हैं, वो अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी कहीं है कि वो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों ही भाषाओं में दक्ष नहीं है, तो उनके ऊपर भी उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है, उनको कोई आहत वो नहीं होंगे, वो भाषा के आधार पर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, उन्हें अपनी भाषा को सीखना होगा, सही करना होगा, वो अलग की चीज है, लेकिन उन्हें कोई दंड इस आधार पर नहीं दिया जाएगा, भाषा के आधार पर उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उपधारा 1 के खंड का के उपबंध और उपधारा 2, उपधारा और उपधारा 4 के उपबंध
तब तक प्रबद्ध बने रहेंगे जब तक कि उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते हैं और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप सिंपल समझने की कोशिश करिए कि जो धारा 1 का खंड का है और धारा 2 और धारा 3 और धारा 4 में ऐसा कहा गया है कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी का प्रयोग तब तक होता रहेगा जब तक कि किसी राज्य में पूरी तरह हिंदी को नहीं अपना लिया जाता है राजभाषा के रूप में। ठीक है, और ऐसे सभी राज्यों विधान मंडलों में, ठीक है, ऐसे सभी राज्यों विधान मंडलों में इंग्लिश का तब तक यूज होता रहेगा जब तक इसे पूरी तरह से हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपना लिया जाता है। और ऐसा होने के बाद जब पूरी तरह से वो अपना लेंगे तो इसके बाद संसद के हर एक सदन द्वारा ये संकल्प पारित नहीं किया जाता और जब तक संसद भी इस बात को पारित नहीं कर देती तब तक इंग्लिश का यूज होता रहेगा। ठीक है, कुल मिला के आपको पता है इंग्लिश का यूज आज भी हो रहा है और आगे फ्यूचर में होता रहेगा। राजभाषा समिति, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका है, नेक्स्ट हेडिंग है राजभाषा समिति। जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर गठित की जाएगी। ठीक है, ये एक इसमें धारा 3 में एक समिति की बात की गई है जो कि 10 वर्षों की समाप्ति के पश्चात एक राजभाषा के संबंध में एक समिति होगी जो कि अपने संकल्पनों को कहाँ भेजेगी, दोनों सदनों में। ठीक है, ये दोनों सदनों में राष्ट्रपति की सहमति से दोनों सदनों में ये भेजने का काम करेगी। ठीक है, राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर गठित की जाएगी। ठीक है, तो एक समिति की बात की गई है। खा में आपको बताया गया है कि इस समिति में 30 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे इसमें? 30 सदस्य होंगे इस समिति में, जिसमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, 20 किसके होंगे? लोकसभा के, और 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के होंगे, जो क्रमांश लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखें कि 20 सदस्य तो कहाँ होंगे? लोकसभा के, और 10 राज्यसभा के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बताया गया है कि इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे, और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे। ठीक है, तो ये समिति का दूसरा क्या कर्तव्य होगा कि जो समिति बनाई गई है 30 सदस्यों वाली समिति है, इसका कर्तव्य होगा कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग की बात करेंगे कि हिंदी का क्या प्रयोग है और क्या इसकी प्रकृति क्या इसकी प्रोग्रेस है, उसके बारे में ये बात करें। और इनकी सिफारिशों के आधार पर ही जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिवेदन करें, और राष्ट्रपति उन प्रतिवेदन को क्या करेंगे, वो दोनों सदनों को प्रतिवेदन को सदन के हर एक संसद के हर एक सदन के समक्ष वो इसे रखेंगे और सभी राज्य सरकारें जो है उनको वो भिजवाने का काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है आपको कि राष्ट्रपति उपधारागार, राष्ट्रपति की जो उपधारागार है इसमें निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त
किए हो तो उन पर विचार करने, ठीक है। उस पर अगर राज्य सरकारों ने कोई अभिव्यक्ति दी हो, अपनी कोई विचार प्रकट किए हो तो उन पर विचार किए जाएं। इसके पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निवेदन निकाला जाए, ठीक है, और फिर उसमें जो भी उसका सॉल्यूशन हो उसे निकाला जाए। परंतु इस प्रकार निकाले गए निर्देश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे, लेकिन जो भी बात ऊपर कही गई है, ये जो भी सॉल्यूशन होगा वो इनसे अलग नहीं होगा, इनसे ही मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग 5 में आपको बताया गया है कि केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, ठीक है। जो केंद्रीय अधिनियम है, केंद्रीय अधिनियमों आदि का जो हिंदी में अनुवाद की जो बात की गई है, उसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि नियत हिंदी को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति की सहमति की बात की गई है, जो भी राज्य के कामकाज होंगे, शासकीय कामकाज होंगे उसमें। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा संसदीय संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम या विनियम या उप विधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है इसमें कि नियत दिन से ही उस पर विधेयकों के जो संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किए जाने हो और उन पर संशोधनों के जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हो, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा, ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो भी संसद के या गवर्नमेंट के जो भी राजकाज के या फिर जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के संसद के जो भी कामकाज है, उनका अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद किया जाना इन्होंने अनिवार्य किया है इन नियमों के तहत, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हिंदी के जो भी अंग्रेजी में कामकाज होते हैं उनका अनुवाद हिंदी में भी होना चाहिए ताकि आम जनता भी इन्हें समझ सके, जान सके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है कतिपय दिशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, ठीक है। अब राज्य में बात की गई है हिंदी अनुवाद की। जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने उस राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित किए गए अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा अभिहित की है, ठीक है। अगर वहां पे राज्यपाल ने या फिर राज्य के किसी विधानमंडल में हिंदी के अलावा किसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वहां संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 संविधान का जो अनुच्छेद 348 के जो खंड 3 में कहा गया है कि द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में इसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से या नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा, ठीक है। यहाँ कहने का आप सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करिए कि कहा जा रहा है कि अगर किसी भी स्टेट की कोई दूसरी लैंग्वेज है, कोई दूसरी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, चाहे ये भाषा विधानमंडल के द्वारा यूज की गई हो, चाहे राज्यपाल के द्वारा यूज की गई हो, अगर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा को इस्तेमाल किया गया है तो उसका अंग्रेजी में तो अनुवाद होगा ही होगा, अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी अनुवाद करना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में अनुवाद किया जाना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इतनी सी बात समझिए आप। नेक्स्ट पॉइंट 7 में कहा गया है, 7 हेडिंग में को आप ध्यान रखिए। हेडिंग पे आप जरूर ध्यान दीजिए। हेडिंग को अगर आप अच्छे से हाईलाइट करके डालेंगे, उसके बाद जो भी आपको याद रहता है आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग को तो आप जरूर याद कर लीजिए, बाकी चीज़ों को एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, तो आप उतना लिख पाएंगे जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है।
प्रयोग नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा से भिन्न ऐसी किसी भाषा में पारित किया या फिर दिया जाता है, वहां उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा से उसका अनुवाद भी होगा। ठीक है, यहाँ भी वही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर उच्च न्यायालय द्वारा भी किसी भी भाषा का इस्तेमाल किया गया या कोई भी अधिकार या जो कुछ भी है, तो वहाँ भी अनुवाद की बात की गई है कि अंग्रेजी भाषा से अगर भिन्न किसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो वो हिंदी और अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में अनुवाद की बात यहाँ पर भी की गई है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से उसका अनुवाद की बात की गई है, अंग्रेजी भाषा से उसका अनुवाद भी होगा। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी में या फिर दूसरी जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें भी करने की बात की गई है। नियम बनाने की शक्ति। अब नियम बनाने की अगर बात करें, नेक्स्ट हेडिंग है नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। ठीक है, यहाँ केंद्र सरकार की बात की गई है, नियम बनाने की यहाँ बात की गई है कि जो केंद्र सरकार है इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन करने के लिए नियम और शासकीय राजपत्रों में अधिसूचना द्वारा कुछ नियम वो बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस धारा के अधीन बनाए गए सारे नियम बनाए जाने के पश्चात शीघ्र ही संसद के हर एक सदन के समक्ष उस समय प्रस्तुत होने चाहिए जब वह सत्र में हो। ठीक है, जो भी अधिनियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, जो भी अधिनियम इन्होंने बनाए हैं उनको उस सदन में, संसद में इन्हें लाया जाना चाहिए। ठीक है, जब और कब लाया जाना चाहिए? जब वह सत्र में हो। ठीक है, सदन में लाया जाना चाहिए। कब सदन के समक्ष लाया जाना चाहिए? जब सदन सत्र में हो। ठीक है, कुल मिलाकर 30 दिन की कालावधि के लिए जो एक सत्र में या 2 क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी। ठीक है, इसकी जो टाइम है, समय अवधि है, ये यहाँ पर बताई गई है कि वो या तो 30 दिन का उसका समय होगा या फिर 2 सत्रों में जो भी 2 पार्ट में होगा, उसमें जो भी बनाए गए नियम है वो संसद के समक्ष लाए जाने चाहिए। यदि उस सत्र के जिसमें वह ऐसा रखा गया हो या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपरांता करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता है कि दोनों सदनों को ऐसा लगता है कि ये नियम ठीक नहीं है या नहीं बनाया जाना चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो उसके तत्पश्चात यथास्थित वह नियम ऐसे उपारंथित रूप में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव ना होगा। ठीक है, अगर दोनों सदन ये मान लेते हैं कि नियम ठीक नहीं है तो फिर उनका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, वो कानून नहीं बन पाएंगे। किंतु इस प्रकार ऐसा कोई उपांतर उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं होना चाहिए। सदनों में पेश होना चाहिए तो उस पर विचार विमर्श होगा। अगर वो अधिनियम संसद को ठीक नहीं लगता है, दोनों संसदों को ऐसा लगता है कि ये नियम ठीक नहीं है, तो फिर उस पर वो नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है, कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर राज्यों को लागू ना होना। ठीक है, अभी तो अब तो ये बात लागू नहीं होती है, पहले की ये बात है कि जम्मू कश्मीर पर चीजें लागू नहीं होती थी। ठीक है, तो धारा 6 और धारा 7 के
उपवन जो है वो जम्मू कश्मीर पर पहले लागू नहीं होते थे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो गया, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, जो भी पेपर आपके बचे हुए हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी करिए। हिंदी का पेपर भी आपका 4 तारीख को है, ये वाला पेपर शायद, तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पेपर आपका 100 नंबर का है, शायद आपको पता हो तो। ठीक है, ये पेपर आपका 3 घंटे का है और 100 नंबर का है, तो इसकी थोड़ी आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।